everyone, welcome to Study Vibes English for class 8th. In this video, we are going to discuss the question answers of the chapter A Visit to Cambridge from the book Honeydew. तो ये जो हमारा चैप्टर था अ विज़िट टू कैम्ब्रिज, इसकी हमने पूरी की पूरी समरी को डिस्कस कर लिया है। समरी वीडियो जो है जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक शॉर्ट तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ज़रिए समझाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स फटाफट याद हो जाएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक लिंक होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो खुल के मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो चैप्टर है हमारा अ विज़िट टू कैम्ब्रिज, इसके ऑथर हैं फिरदौस कांगा। कौन है? फिरदौस कांगा। उनकी एक बुक थी हेवन ऑन व्हील्स, उनकी इस बुक से इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है, और ये था फिरदौस कांगा का इमेज। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं जो चैप्टर के एंड में होते हैं। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैप्टर के बीच बीच में आपको दिए गए होते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम पेज नंबर 100 पर। आपकी बुक के पेज नंबर 100 पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्या है? विच इज़ द राइट सेंटेंस। राइट सेंटेंस यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि चैप्टर में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज था वो एक मेटाफर था इंग्लैंड का राइटर के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आप क्या करते हो, दो अलग अलग चीज़ों को एक ही तरीके से बोल के बताते हो। जैसे कि राइटर के लिए यानी कि फिरदौस कांगा के लिए कैम्ब्रिज और इंग्लैंड दोनों एक ही बात थी, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि कैम्ब्रिज ही दूसरा नाम है इंग्लैंड का मेरे लिए, ठीक है। तो राइटर के लिए क्या था? कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। क्या राइटर ऐसा कहना चाह रहे थे कि इंग्लैंड और कैम्ब्रिज जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस वजह से? या फिर इंग्लैंड जो है वो कैम्ब्रिज के लिए फेमस है, या फिर कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड? तो उनके लिए क्या था, वो तो जो इंग्लैंड था उसको इंग्लैंड ना समझकर वो कैम्ब्रिज को ही रियल इंग्लैंड मानते थे और इंग्लैंड का दूसरा नाम कैम्ब्रिज को बताते थे। तो आपने चैप्टर के हिसाब से क्या लिखा कि कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। ये जो है राइट आंसर है जो आपको ब्लू टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। जो राइटर थे वो जब उनको पता चला कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो कैम्ब्रिज में ही मौजूद हैं। कैम्ब्रिज कहाँ है? कैम्ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी लोकेशन के बारे में भी समरी वीडियो में भी कि वो कहाँ पे होता है। तो एक कैम रिवर है इंग्लैंड में, उसके नॉर्थ साइड है, वहाँ पर जो है कैम्ब्रिज नाम की एक सिटी है, ठीक है। तो जो राइटर है जब कैम्ब्रिज पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो कैम्ब्रिज में ही हैं, तो उनको लगा कि उनसे मिलने का बहुत अच्छा चांस है। तो उन्होंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन कर दिया। तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहाँ से फ़ोन किया था? फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, आसपास किसी फ़ोन बूथ से किया था। फ्रॉम आउटसाइड अ फ़ोन बूथ, फ्रॉम इनसाइड अ फ़ोन बूथ। तो आपको चैप्टर में क्लियर होना चाहिए कि एक लाइन थी कि उन्होंने क्या किया था, फ़ोन बूथ के बाहर खड़े रहकर, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी व्हील चेयर को बाहर लगाया था फ़ोन बूथ के, और वहाँ से उस तार को खींचा था फ़ोन की, और वहाँ से ही स्टीफन हॉकिंग के घर पे कॉल मिलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। जब भी जो स्टीफन हॉकिंग थे और फिरदौस कांगा का इंटरव्यू चल रहा था तो वो तकरीबन उन्हें 1.5 घंटा मिला था इंटरव्यू लेने का और उनसे बात करने का। उनकी मीटिंग का कितना टाइम था? 1.5 घंटा था, ठीक है, 1.5 आवर्स। अब इस दौरान क्या था, जो राइटर थे फिरदौस कांगा वो काफ़ी सारे सवाल भी पूछ रहे थे। अब वो सवाल पूछ रहे थे तो स्टीफन हॉकिंग उन सवालों का कैसे आंसर दे रहे थे? वो क्या कर रहे थे, वो तो पैरालाइज थे, तो वो डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे थे। तो वो उनके हाथ में एक बटन था, उस बटन को वो क्लिक करते थे
और उसके थ्रू कंप्यूटर से एक मशीन लाइक वॉइस आती थी या कंप्यूटर पे वो डिस्प्ले होता था जो वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो फिरदौस कांगा था उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि जब भी वो उनसे कुछ बात कर रहे थे तो उनको आंसर देने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें क्यों गिल्टी फील हो रहा था, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ही वॉज नॉट श्योर दैट वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क, क्या उनको नहीं पता था कि उनको क्या पूछना है, इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहे थे। या फिर ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज़ हिज वॉइस सिंथेसाइजर्स, या फिर उनको जो साइंटिस्ट थे यानी कि जो स्टीफन हॉकिंग थे उनको फोर्स करना पड़ रहा था कि वो अपने वॉइस सिंथेसाइज़र में बोलकर अपनी बात को समझा पाएँ, या फिर उसके थ्रू अपनी बात को समझा पाएँ। या ही वॉज फेस टू फेस विद अ लेजेंड, कि वो एक लेजेंड, इतने महान व्यक्ति के एकदम आमने सामने बैठे हुए थे। तो उन्हें गिल्टी इस बात का नहीं था कि वो इतने लेजेंड और इतने महान व्यक्ति के सामने बैठे हैं, नहीं, उनको तो इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि जो स्टीफन हॉकिंग थे उनको मुझसे बात करने में कितनी दिक्कत आ रही है, वो उनको मेरे आंसर देने में दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहे थे कि ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज़ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। Let us move to the next question, that is question number 4. Question number 4 says, I felt a huge relief in the possibilities of my body in the given context the highlighted words refer to. यहाँ पर वो जो है वो क्या कह रहे हैं, जो स्पीकर है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है कि मेरी बॉडी में पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, यानी कि जो मैं अपनी बॉडी के थ्रू काम कर सकता हूँ। फिरदौस कांगा ये लाइन तब बोलते हैं जब वो देखते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं, ठीक है, उनको व्हील चेयर पर जाना पड़ता है, इवन उनको अपने फिंगर्स को मूव करने में भी प्रॉब्लम होती है। जो हल्की बहुत मूवमेंट थी वो सिर्फ स्टीफन हॉकिंग के फिंगर्स में देखने को मिलती थी, जबकि जो फिरदौस कांगा थे वो भी व्हील चेयर पर थे लेकिन वो अपने हाथ ऊपर कर सकते थे, ठीक से बात कर सकते थे। तो उनको इस बात की राहत थी कि मेरी बॉडी में कम से कम इतनी पॉसिबिलिटीज़ तो मेरे पास हैं कि मैं बात कर सकता हूँ, मैं आराम से हिल सकता हूँ। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट हैं इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स थे वो क्या थे, हाइलाइटेड वर्ड्स आपको दिए गए हैं इन दी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, ठीक है, इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, ये जो हैं हमारे वो वर्ड्स हैं जो कि हाइलाइटेड वर्ड्स थे। अब इन हाइलाइटेड वर्ड्स में पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द बॉडी में क्या मतलब है इसका, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, स्टैंडिंग अप और वॉकिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो यहाँ पर जो है वो फिरदौस कांगा वो किसकी बात करना चाह रहे थे कि मैं अपनी व्हील चेयर को शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरी व्हील चेयर जो है वो मोटराइज नहीं है। एक्चुअली स्टीफन हॉकिंग जो व्हील चेयर को यूज़ कर रहे थे वो मोटराइज व्हील चेयर थी, जबकि ये जो थे फिरदौस कांगा इनकी व्हील चेयर का ऐसा था कि वो अपनी व्हील चेयर को खुद ऑपरेट कर पा रहे थे, अपनी कलाई को मूव कर पा रहे थे, आराम से अपने हाथों को यूज़ कर पा रहे थे। तो इस तरीके से उनको इस बात का रिलीफ था कि मेरी बॉडी में कम से कम इतनी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, की व्हील चेयर को शिफ्ट करना, व्हील चेयर पे आके बैठ जाना और रिस्ट को टर्न करना, ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ है ये मेरी बॉडी में हैं। नाउ लेट अस मूव टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको आंसर देना है यहाँ पे गिवन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 इज फर्स्ट पार्ट, डिड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, यानी कि जब उनको पता चला राइटर को कि उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से मिलने का प्लान बना लिया है और स्टीफन हॉकिंग भी तैयार हो गए हैं और मीटिंग जो है वो रख ली गई है, तो क्या राइटर जो फिरदौस कांगा थे वो ये सोचकर नर्वस हो गए थे? अगर हाँ हो गए थे तो वो क्यों हो गए थे? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने समरी का वीडियो बनाया है, चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आप अपना प्रीशियस फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आंसर में आप क्या लिखेंगे कि जब स्टीफन हॉकिंग जो है वो और राइटर की मीटिंग फ़िक्स हो गई थी, तो इस पर फिरदौस कांगा जो थे यानी कि जो हमारे राइटर हैं वो क्या नर्वस फील कर रहे थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ फील कर रहे थे? तो आंसर में आप लिखेंगे येस ही फेल्ट नर्वस। नर्वस यानी कि जब भी कुछ लाइफ में बड़ा होने वाला होता है या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके आइडल हैं, आपके रोल मॉडल हैं, उनसे मिलोगे आप तो आप भी नर्वस फील करोगे। सिमिलरली
फिरदौस कांगा भी बहुत नर्वस फील कर रहे थे जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने वाले थे, बिकॉज ही वॉज फेड अप विद पीपल आस्किंग हिम टू ब्रेव। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं या किसी भी फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, अक्सर कई लोग उन्हें क्या कहते हैं कि नहीं, आपको ब्रेव बनना चाहिए, आपको बहादुरी से ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो फिरदौस कांगा कहते थे कि वो परेशान आ गए हैं लोगों की इन बातों से, तो वो जानना चाहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग का जो है डिसेबिलिटी वाला जो ये सिस्टम है, इस पर उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, कि जो लोग ये सब कहते हैं क्या ये सही होता है, तो वो उनकी राय जानना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ के बाद भी स्टीफन हॉकिंग ने बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अपनी सेंचुरी यानी कि जो 20th सेंचुरी थी उसमें भी उनको सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता था। इसैक न्यूटन के बाद जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो थोड़े से नर्वस हो रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर आपको स्टीफन हॉकिंग का फ़ोटो भी दिखा कि इस तरीके से वो एक मोटराइज्ड व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, और साथ ही साथ क्योंकि वो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे और बात भी सही से नहीं कर पाते थे, तो उनके हाथ में आप एक रिमोट देख सकते हैं। इस रिमोट के थ्रू उसको वो क्लिक करते थे, कुछ वर्ड्स को फाइंड कर लेते थे अपने कंप्यूटर पे, जो भी उनके दिमाग में आ रहा होता था, और एक मशीन लाइक वॉइस से आवाज़ आती थी जो ये बता देती थी कि स्टीफन हॉकिंग क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ़ सो वाई? क्या फिरदौस कांगा यानी कि जो राइटर हैं इस चैप्टर के, स्टीफन हॉकिंग से मिलने से पहले क्या वो एक्साइटेड भी थे? नर्वस तो वो थे ही, तो क्या उनको एक्साइटमेंट भी हो रही थी, उनको कोई उत्साह भी था? अगर था तो वो क्यों था? येस, ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। हाँ जी, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे सेम टाइम पे। क्यों? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो तो टोटली पैरालाइज थे, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया है। तो उनको ये चीज़ जो है ताकत देती है कि मेरी बॉडी में तो फिर भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो स्टीफन हॉकिंग के पास नहीं है, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो बहुत एक्साइटेड भी थे क्योंकि वो स्टार्टिंग से उनको एडमायर कर रहे हैं, उनकी बुक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो उनकी बुक थी उनको भी उसने पढ़ा था फिरदौस कांगा ने, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे और वो चाह रहे थे कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल पाऊँ, कि इतनी डिसेबिलिटीज़ के बाद भी वो किस तरीके से अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। Now let us move to the question number 2. Question number 2 says, guess the first question put to the scientist by the writer. राइटर ने इंटरव्यू लेते टाइम सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा स्टीफन हॉकिंग से, आपको गेस करना है। ठीक है, तो आपको जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप क्या देखेंगे कि वो डायरेक्ट जो है इस पॉइंट पे आ जाते हैं राइटर, कि वो आपको ये बताने लग जाते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने स्टार्टिंग में ही, जब मैं दोपहर को मिला तो उन्होंने क्या लाइन बोली कि आई हैव नॉट बीन वेरी ब्रेव, कि जो मैं हूँ मैं बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं रहा। अब स्टीफन हॉकिंग ये आंसर कब दे सकते हैं, जब राइटर ने क्या क्वेश्चन पूछा हो। तो हो सकता है कि राइटर ने पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया हो कि यू हैव बीन वेरी ब्रेव, हैव नॉट यू, सेड द नरेटर। तो हो सकता है नरेटर या राइटर एक ही बात है, जो आपको ये स्टोरी बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है, उसको नरेटर कहते हैं। तो उन्होंने ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा होगा स्टीफन हॉकिंग से कि आपने तो बहुत बहादुरी से काम लिया होगा या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन पे स्टीफन हॉकिंग ने आंसर दिया होगा कि नो, आई हैव नॉट बीन वेरी ब्रेव। ठीक है, तो ये आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव नो चॉइस, डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, व्हाट वॉज इट? एक पॉइंट पर आकर स्टीफन हॉकिंग जो है वो राइटर को ये भी बताते हैं कि आई हैड नो चॉइस, कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। स्टीफन हॉकिंग ये कब कहते हैं? तो क्या राइटर को लगता है कि स्टीफन हॉकिंग के पास कोई और भी चॉइस थी? तो वो क्या थी? तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि येस, द राइटर थॉट दैट स्टीफन हॉकिंग हैड अ चॉइस। हाँ, स्टीफन हॉकिंग ने हमेशा अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ को चूज़ किया, और उन्होंने क्या अच्छा चूज़ किया? ही चोज़ टू लिव क्रिएटिवली डिस्पाइट हिज पैरालिसिस। अपने पैरालिसिस के बाद भी वो अपाहिज थे, वो ठीक से उनकी बॉडी काम नहीं कर पा रही थी, बॉडी काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, फिर भी उन्होंने क्रिएटिव तरीके से जीने की कोशिश की। ये चॉइस उन्होंने बहुत अच्छी पिक की, तो यही वो चॉइस थी उनकी चॉइस ये भी हो सकती थी कि वो जो है हार मान जाते अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से,
वो ब्रेव ना रहते, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया कि अपने पैरालिसिस के बाद भी कैसे क्रिएटिवली जीना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 कि मैं जो राइटर हैं फिरदौस कांगा वो ये कह रहे हैं कि मैं स्टीफन हॉकिंग की एंग्विश को, जो उनको जो क्रोध आ रहा है, जो उनको इरिटेशन हो रहा है, मैं उसको समझ सकता हूँ। तो वो एंग्विश क्या है? तो उनका जो स्टीफन हॉकिंग को जो गुस्सा था, जो इरिटेशन था, वो किस बात का था? तो स्टीफन्स एंग्विश वॉज दैट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड। अगर फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में तो वो क्वेश्चंस अच्छे से थे, उनके आंसर भी थे, लेकिन वो उनको बता नहीं पा रहे थे। तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो अपने कंप्यूटर पे किस तरीके से वो उन वर्ड्स को ढूंढे, क्योंकि उनको वर्ड्स मिल नहीं रहे थे। तो इस बात को फिरदौस कांगा समझ पा रहे थे कि उनको कितनी दिक्कत हो रही है सही वर्ड्स को ढूंढने में अपने कंप्यूटर में, वो कितना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कितना परेशान हो गए और कितना थक गए हैं। कई बार ऐसा होता था कि स्टीफन हॉकिंग को जब वर्ड्स नहीं मिलते थे तो वो निराश हो जाते थे और अपनी आंखों को बंद कर लेते थे कि क्यों मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, what endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? आपको इसमें ये पूछा है कि साइंटिस्ट जो थे उनमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, उनमें क्या एक ऐसी इंडेयर्ड चीज़ थी, इंडेयर्ड चीज़ यानी कि उनमें फिरदौस कांगा को ऐसा क्या अच्छा लगा कि उन्होंने ये लाइन बोली फिरदौस कांगा ने कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनको साइंटिस्ट में स्टीफन हॉकिंग में क्या बहुत अच्छी चीज़ लगी जो उन्होंने ये लाइंस कही? तो उन्होंने इसलिए कहा कि व्हाट एंडियर्ड हॉकिंग टू द राइटर वाज हिज फ्रैंकनेस एंड स्माइल। तो हॉकिंग में जो चीज़ यानी कि स्टीफन हॉकिंग में जो चीज़ उन्हें अच्छी लगी वो क्या थी? उनकी फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेबाकी से जितने भी जवाब थे उनको दे रहे थे, ठीक है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, सच्चाई से जो उनके मन में था उन चीज़ों को वो जो बहुत बेस्ट वर्ड्स उनके जो कंप्यूटर में थे उसके थ्रू बहुत फ्रैंक तरीके से सब जवाबों को दे रहे थे, वो कुछ छुपा नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर हर वक्त एक अच्छी स्माइल थी विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, ठीक है, वो ज़रा भी सेंटिमेंटल या फिर सिली जवाब दिए बगैर। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अनॉयड व्हेन समबडी केम टू डिस्टर्ब इन हिज वर्क। वो इतने फ्रैंक थे कि उन्होंने जब फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग को ये पूछा कि जब मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है और इस तरीके से आपका इंटरव्यू लेने लग जाता है और ये कहता है कि मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, आपको देखने के लिए आया हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या ये आपको डिस्टर्ब करता है? तो स्टीफन हॉकिंग सच सच कह देते कि हाँ, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग फील होता है जब कोई भी ऐसे आके मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगता है और कहता है कि मैं आपको देखने आया हूँ, और इससे मेरे काम में भी डिस्टर्बेंस आती है। तो इससे पता लगता है कि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो काफ़ी फ्रैंक नेचर के थे। और यही उनकी बुक थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की, जिसको पढ़ने के बाद क्या हुआ था, उनके दिमाग में जो राइटर थे फिरदौस कांगा, उनके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटिफुल मैन विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है ब्यूटिफुल मैन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन पढ़नी है जो कि इस चैप्टर में गिवन है कि उन्होंने कैसे बताया, और सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस आपको क्या लगा। तो सबसे अच्छे तरीके से उन्होंने जो उनकी खूबसूरती को बताया स्टीफन हॉकिंग की चैप्टर में, वो क्या लाइन दी थी फिरदौस कांगा ने कि बिफोर यू लाइक अ लैंटेन हुज वॉल्स आर सो थिन टू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। यानी कि वो क्या कहने चाह रहे थे, फिरदौस कांगा ये कहना चाह रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक लैंटेन की तरह है, एक ऐसी लैंटेन जिसकी जो वॉल्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग की भी क्या हो गया था, जो बॉडी थी वो ख़राब हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी, ठीक है, बॉडी डिसइंटीग्रेट होती जा रही थी, लेकिन उनके अंदर की जो रोशनी है, जो इनका ग्लो है स्टीफन हॉकिंग के अंदर का, जो उनकी एटर्नल सोल है, वो सोल जो थी वो सारे जवाब दे रही थी, वो सोल जो थी वो जो थी और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और ये कह रही थी वो सोल कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो वो यही बता रहे हैं कि आप एक ऐसी लैंटेन की तरह थे स्टीफन हॉकिंग, जिसके अंदर की जो एक लाइट है सिर्फ उसी की झलक हमें मिल पाती है, और जो आसपास की दीवारें हैं वो इतनी पतली हैं
कि हम जो है आसानी से देख पा रहे हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने महान व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इफ द लैंटेन इज अ मैन व्हाट वुड इट वॉल्स बी। ठीक है, अगर उन्होंने एक इंसान को एक लैंटेन बताया है तो उसकी वॉल्स क्या होंगी। ऑब्वियसली अगर वो स्टीफन हॉकिंग को एक लैंटेन के साथ बता रहे हैं कि वो स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे लैंटेन की तरह है जिनके अंदर की जो रोशनी है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो जो इंटेलिजेंस की रोशनी है, तो वो जो ये जो चीज़ें हैं उसमें वॉल क्या होगा, वॉल यानी कि दीवारें क्या होंगी। सो द वॉल्स ऑफ द लैंटेन आर फॉर्म्ड बाय द बॉडी, वो बॉडी ही तो है जो वॉल है। और जितनी भी इनकैंडेसेंस है यानी कि जितनी भी रोशनी है वो कहाँ की है, वो एटर्नल सोल की है। सोल यानी कि जो उनकी आत्मा है उसकी है। वॉट इज़ हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स, इन पतली दीवारों के बीच में क्या है, इन पतली दीवारों के अंदर है द एटर्नल सोल, यानी कि वो आत्मा जो कभी मर नहीं सकती। उनका जो उनकी जो आत्मा थी वो इतनी अच्छी है स्टीफन हॉकिंग की कि वो जो उनके मन है उनके मन से ही एक रोशनी आती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बॉडी पैरालाइज्ड है, लेकिन फिर भी जो है लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। What general conclusion does the writer draw from this comparison? इस comparison से यानी कि जो लैंटेन से उन्होंने comparison किया उसका क्या general conclusion वो देते हैं। तो the writer draws the conclusion that each of us is an eternal soul, the body is not such an essential thing, कि हम सब क्या है, एक eternal soul हैं, हम सब एक ऐसी आत्मा है जो कभी मर नहीं सकती है और हमारी बॉडी जो है वो कुछ असेंशियल नहीं है। असेंशियल क्या है यानी कि ज़रूरी क्या है, हमारी एटर्नल सोल, हमारी बॉडी कैसी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल। अब स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस कांगा ये पूछते हैं कि बाकी डिसेबल लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। तो वो ये कहते हैं स्टीफन हॉकिंग का मैसेज ये था डिसेबल्ड पीपल के लिए कि उनको डिसेबल्ड पीपल को हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए उन्हीं चीज़ों पर जिन चीज़ों में वो अच्छे हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है और उनको ये सब बेकार और वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि कैसे जो डिसेबल्ड लोग हैं वो ज़बरदस्ती उनको ओलंपिक्स वगैरह में भेज दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, जबकि वो ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिनमें वो अच्छे हैं। उन्हें उन्हीं कामों पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिनमें उनका टैलेंट है, जिनमें उनकी हॉबी है। तो स्टीफन हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड पीपल इज़ दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। Olympics for the handicapped or disabled people are a waste of time. Next is question number 9. Why does the writer refer to the guitar incident? अब वो गिटार इंसिडेंट एक बताते हैं फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग को। वो जो गिटार वाली जो उनका इंसिडेंट था उसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं और वो किस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर द राइटर सपोर्ट्स हॉकिंग्स आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल मस्ट नॉट ट्राई टू ओवर रीच देमसेल्व्स। एक तरीके से स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि अगर डिसेबल्ड पीपल हैं, हम लोग जैसे कि जो भी पर्सन है जिनकी कोई डिसेबिलिटी है या स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ भी कहते हैं जो दिव्यांगजन हैं, उन लोगों को कभी भी अपने से ओवर रीच नहीं करना चाहिए। ओवर रीच का मतलब जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर रहकर ही उन्हें काम करना चाहिए, जो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये स्टीफन हॉकिंग के आइडिया को सपोर्ट करते हुए ही एक इंसिडेंट जो है, एक जो किस्सा है वो कौन सुनाते हैं, फिरदौस कांगा भी सुनाते हैं। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको नहीं ट्राई करना चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वो कुछ करने की कोशिश करें या ओवर रीच करने की कोशिश करें। जैसे कि द राइटर वंस ट्राइड टू प्ले अ बिग गिटार ही फेल्ट डिफीटेड सो ही डिस्ट्रॉयड इट वन नाइट, कि एक बार फिरदौस कांगा ने सोचा कि मैं गिटार बजाऊंगा और वो जो गिटार था वो उनकी हाइट से भी बड़ा था और वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, उसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स थी उसको निकाल दिया और उसको तोड़ के फेंक दिया एक रात में जब उनको बहुत गुस्सा आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड फॉर स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज़ द ग्रैटिट्यूड फॉर, कि जो राइटर था वो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था स्टीफन हॉकिंग से मिलके। ग्रैटिट्यूड यानी कि बहुत थैंकफुल, बहुत ज़्यादा खुश, उसको अच्छा लग रहा था कि मैं उनसे मिल पाया हूँ, वो उनको थैंक्स कहना चाह रहा था।
तो वो क्यों कहना चाह रहे थे, उनको किस बात का ग्रैटिट्यूड था उनके लिए। सो द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टू हॉकिंग फॉर गिविंग हिम स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, कि हॉकिंग की वजह से ही, स्टीफन हॉकिंग की वजह से ही उनके अंदर दोबारा से एक स्ट्रेंथ आई है, एक कॉन्फिडेंस आया है कि डिसेबिलिटीज़ के साथ भी क्रिएटिवली जिया जा सकता है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया जा सकता है। सो द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टू हॉकिंग फॉर गिविंग हिम स्ट्रेंथ, शक्ति देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि कैसे ब्रेव रहा जाता है और क्रिएटिवली रहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर एप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, इन बॉक्सेस में से आपको सेंटेंसेस को उठाना है और एक अच्छा सा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हैं, तो इनको आपको चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने बुक से ही, आपकी बुक से एक इमेज लिया है। इस बुक में जो आपको ये ए और बी, ये जो पोर्शन दे रखे हैं, इसमें क्या है कि ए बॉक्स में आपको कुछ लाइंस दी गई हैं और बी बॉक्स में कुछ लाइन दी गई हैं, ठीक है। अब इन लाइंस में से आपको एक एक लाइन को जोड़ के एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है कि दोनों को जोड़ के क्या एक मिक्स एंड मैच करके आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये था कि देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम, उनका असिस्टेंट जो था वो लाइन पे था, फ़ोन लाइन पर, वो मुझसे बात कर रहा था और मैंने उसको क्या बताया कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट आंसर आप ये लिख सकते हैं, इसमें जो बी बॉक्स में सेकंड पॉइंट है वो इसके साथ मैच हो रहा है कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर जो आपको ब्लू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको लास्ट में अपनी स्क्रीन के जो ब्लू टेक्स्ट है वो आपने ए से उठाया और बी से आपने पिंक टेक्स्ट को उठाया। तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सेंटेंसेस को बनाया है। सेंटेंस बनेगा कि फर्स्ट चीज़ जो फिरदौस कांगा ने ही कही थी कि यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ये जो मैंने पूरी लाइन है वो किससे उठाई, मैंने ए बॉक्स से कुछ लाइन्स उठाई, ठीक है, एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट वाली लाइन्स उठाई, और फिर मैंने बी पॉइंट से क्या उठाई, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। तो इसको करके हमने आपका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, ठीक है। तो आप यहाँ से उठाएंगे कि टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ठीक है, और यहाँ से बी पार्ट से उठाएंगे ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप इसका फोर्थ पॉइंट भी आई होप आप कर लेंगे, फोर्थ पॉइंट को भी, कि यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट। तो इसको भी हमने ए और बी से लेकर अरेंज किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी वाइब्स विद मिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।